हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 70% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं, इन टॉपिक्स को यूटिलाइज करके किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने स्टडी किए हैं, ये सारे टॉपिक रिएक्शन वाइज डिवाइडेड थे। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। और इसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को रिएक्शन मैकेनिज्म 3 में और रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में डिस्कस किया था। इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शंस भी हमने एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस किया है। आगे से जो भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर बेसिकली कंपाउंड बेस्ड होंगे। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ध्यान दिया जाएगा और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की क्या रिएक्शंस हो सकती है, इसी पे हमें फोकस करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे हम ध्यान देंगे। तो बेसिकली फिनॉल पे ध्यान देना है और एनिसोल पे ध्यान देना है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने पास क्या है, कुछ कॉमन नेम भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है और इनकी क्या पॉसिबल रिएक्शंस हैं। तो फिनॉल पे ध्यान देना है और मोस्टली सारी रिएक्शंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में फिनॉल के लिए ही है। और क्या हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, OCS3, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल। सिमिलरली फिनॉल में एक दो वेरिएशन भी अपने पास है। फिनॉल में ऑर्थो, पैरा और मेटा पे CS3 अगर लगा दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। अब क्रिसॉल के भी 3 टाइप हो सकते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल हो सकता है, सिमिलरली मेटा क्रिसॉल हो सकता है, पैरा क्रिसॉल हो सकता है। डिपेंड करता है कि OH3 के रेस्पेक्ट में ये जो OH के रेस्पेक्ट में ये जो CS3 ग्रुप है ये कहां पे लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसॉल। सिमिलरली पैरा पे लगा देंगे तो ये हो गया पैरा क्रिसॉल। बेंजीन पे अगर 2 OH लगे हुए तो क्या बोलेंगे इसको, IUPAC नेम में बेंजीन डाइऑल। लेकिन यहां पे इनका पर्टिकुलरली कोई कॉमन नेम भी हमें डिस्कस करना है। तो ऑर्थो पे लगा सकते हैं, मेटा पे लगा सकते हैं, पैरा पे लगा सकते हैं। ऑर्थो पे अगर लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। सिमिलरली पैरा पे लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसोर्सिनॉल। मेटा पे लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसोर्सिनॉल। और पैरा पे लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, कीनॉल। ऑक्सीजन कंटेनिंग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो इस पूरे चैप्टर में यहां पे या ऑक्सीजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यही होंगे और इन्हीं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे कुछ रिएक्शंस हमें करना है। जैसा आपको पता ही है, एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन मोस्ट कॉमन है। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में हमने ये स्टडी किया था। एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही रिएक्शन मोस्ट कॉमन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां बेसिकली फिनॉल की जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उनमें से 90% रिएक्शंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिनॉल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो टोटल 6 रिएक्शंस हमें यहां पे देखना है और इन सारी रिएक्शंस में आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रोडक्ट फिनॉल ही मिलने वाला है। बहुत कम रिएक्शंस अब ऐसी आने वाली है जो डिफरेंट होगी। सारी रिएक्शंस आपने ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, 3, 4 में कवर कर लिया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहां पे टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। टोटल 6 रिएक्शंस अपने पास। फर्स्ट रिएक्शन हो गया सोडियम सल्फोनेट। किससे बना होगा ये, सल्फोनिक एसिड, और इसके साथ बेस यूज किया होगा NaOH। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट आपको मिला होगा सोडियम सल्फोनेट। इसको आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करो, हाई टेम्परेचर पे हीट करना ही पड़ेगा, तब जाके ये ग्रुप लीव करेगा। इस ग्रुप को हटा के क्या लाना है, OH, तब जाके फिनॉल बनेगा। तो बेसिकली KOH के साथ या NaOH के साथ इसका रिएक्शन किया जा सकता है। बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो बेसिकली ये फ्यूज्ड स्टेट में होना चाहिए। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। और वैसे भी आपको पता है कि सल्फोनिक एसिड हो गया या जो सल्फोनिक ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे, यहां पे ये बहुत ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो पहली रिएक्शन तो बहुत इजी है, SO3 - Na+, ये अपने पास सोडियम सॉल्ट है। इसको KOH की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे
तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन यहां पे क्या हो सकता है, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ये पढ़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन में कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और फिर भी अगर आपको यहां से क्लोरीन रिमूव करना है तो क्या करना पड़ता है, बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो क्लोरोबेंजीन में फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन अभी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें नहीं लगाना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना, फिनॉल। तो इसके बारे में भी एक पॉइंट आपको बताया था कि नॉर्मली तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन NOH को अगर फ्यूज्ड स्टेट में आप यूज करो और हाई टेम्परेचर प्रेशर रखो तो Cl माइनस यहां से लीव कर जाएगा, OH लग जाएगा। OH लगने के बाद ये क्या प्रिपेयर कर लिया, फिनॉल। तो ये दो रिएक्शन तो बहुत इजी है। थर्ड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करना होता है और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने रिएक्शन पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल पार्ट है ये बेसिकली आपने फिनाइल रख दिया तो इस फिनाइल से OH अटैच करना होगा। फिनाइल से OH अटैच कर देंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ये टोटल 3 रिएक्शंस हो गया। इन 3 रिएक्शन से हमने फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिया। अब आगे आने वाले रिएक्शंस आप देखिए, इनमें कुछ रिएक्शंस अभी तक आपने डिस्कस नहीं करी है, तो एज यूजुअल केवल कुछ रिएक्शंस ही यहाँ पे डिफरेंट होंगी और बाकी सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2 3 4 में हमने डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ रिएक्शन देखना, एनालीन से किस तरीके से फिनॉल हम बना सकते हैं। तो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है NaNO2 + HCl। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एरोमेटिक कंपाउंड में ये रिएक्शन बहुत काम की है। यहां से क्या बनेगा, यहां से बेसिकली अटैकिंग स्पीशीज क्या आता है, NO+, जब इस पर अटैक करता है तो फाइनली आपको इंटरमीडिएट क्या मिलता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। अच्छा, इस डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में भी कुछ बातें मैं बता देता हूं। और ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड में भी आप पढ़ोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। अच्छा, बेंजीन प्रेजेंट है तो इसको ऑलरेडी हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है, लेकिन अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 6 डिग्री सेंटीग्रेड 7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर या 40-80 किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप अगर इसको हीट करोगे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो ब्रेकडाउन होगा। आपको वैसे भी पता है कि N2+ ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है। बेस्ट लीविंग ग्रुप है तो ये लीव करेगा। लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल OH- इंसर्ट करना है। तो OH- कहाँ आ सकता है, सिंपल वाटर से भी आ सकता है। तो वाटर की प्रोसेस में अगर हम इसे हीट कर देंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहां से क्या बन गया, OH2+। अगेन क्या होगा, प्रोटॉन लॉस। और प्रोटॉन लॉस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। तो इस तरीके से एनालीन से फिनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इंटरमीडिएट स्टेप अपने पास क्या बनेगी, यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को आप और नोटिस करो, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में N2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इनफैक्ट आप इस तरीके से बेंजीन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सेकंड रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज करो, ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली बेंजीन से अटैच होगा और N2+ जो नाइट्रोजन गैस है ये यहां से लीव करेगा। टोटल 4 मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट 2 मेथड आप देखना, और ये रिएक्शंस बेसिकली थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन ऑक्सीडेशन। क्यूमीन किसको बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो आपने पढ़ा था, जिस तरीके से वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पे भी रीअरेंजमेंट होगा। ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलर टू बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। रीअरेंजमेंट वाले पार्ट के लिए बोल रहा हूं केवल, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, और यहां बेसिकली हमें फिनॉल एज अ प्रोडक्ट चाहिए, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देते हैं। इसकी पहले रिएक्शन करते हैं हम O2 के साथ, हीट करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे। फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है फिनॉल
प्लस एसीटोन, प्रोपेन 2N इसका IUPAC नेम है। अब ये किस तरीके से रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म देखना। O2 की प्रेजेंस में हीट किया है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे हीट में, होमोलिटिकली ब्रेक होने के बाद बेसिकली फ्री रेडिकल मिलते हैं। ये फ्री रेडिकल वापस में कंबाइन होने के बाद कोई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है होमोलिटिकली ब्रेक होगा। तो फाइनली ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे अटैच होगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, OOH। ये बेसिकली पैरोक्सी लिंक आ गया। अब इस पैरोक्सी लिंक का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्लस एसीटोन। और किस तरीके से मिलेगा, जैसे बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में रीअरेंजमेंट होता है एग्जैक्टली सेम तरीके से यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में एक जनरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको बताया था कि इस तरीके से अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही होगी, और वही इस तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वापस से बनने वाला है। हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H प्लस H2O, तो बेसिकली H प्लस ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर चिपक जाएगा। तो क्या बन गया ये CH3OOH2 प्लस। अब ये एग्जैक्टली वही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गया है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम O भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट O एटम, मुझे कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहां ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये लीविंग ग्रुप लेके चला जाएगा। ये लीविंग ग्रुप बेसिकली यहां से लीव करना चाहता है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना है कि ऑक्सीजन एटम से एक लीविंग ग्रुप अटैच्ड है और बाकी ये 3 ग्रुप अटैच है। इन तीनों ग्रुप में से कोई यहां पे माइग्रेट करेगा तो फाइनली रीअरेंजमेंट वाला स्टेप पॉसिबल होगा और प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो कौन सा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे फॉलो करना है, तो यहाँ पे बेसिकली कोई अलग से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम नहीं देखेंगे, एग्जैक्टली सेम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको फॉलो करना है जो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में फॉलो किया था। तो CH3 से पहले कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल ग्रुप। ये इधर माइग्रेट किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये क्या बना, CH3 पॉजिटिव O, और ये फिनाइल प्लस OH2, ये लीव कर गया था। अब इसके बाद तो सिंपल है, वाटर प्रेजेंट है तो वाटर कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, तो फाइनली OH2 प्लस यहां पे लग जाएगा, H प्लस प्रोटॉन का रिमूव होगा, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल कौन ऐड होता है कार्बोकेटाइन पे, OH माइनस। इसके बाद आप देख लीजिए ये ईथर जैसा स्ट्रक्चर है, और ईथर जैसे स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट आपको फिनॉल प्लस एसीटोन ही मिलने वाला है। अब यहां पे कोई मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे O18 जैसा लेबल आपने लगा नहीं रखा, तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये जो ईथर का ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाएगा। फाइनली आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो किया ही है, एक तरफ H प्लस एक तरफ OH माइनस, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, OH CH3 प्लस फिनॉल। और यहाँ पे एक और ब्राइट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एसीटोन। तो ये जो थर्ड रिएक्शन है ये बेसिकली अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसी टाइप का एक रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। तो एग्जैक्टली वहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो किया है वही मैकेनिज्म आपने क्यूमीन ऑक्सीडेशन में फॉलो किया है। क्यूमीन ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, फिनॉल प्लस एसीटोन। और क्यूमीन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या होगा, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है और इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करना है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, पैरोक्सी लिंक। टोटल 5 रिएक्शन हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, 6 रिएक्शन आप देखिए, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा रिएक्शन भी आपने अभी तक नहीं देखा है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इनफैक्ट ये रिएक्शन आपको किसी और प्रोडक्ट को बनाने में भी काम आएगा, जैसे कि इस रिएक्शन से हम एल्केन भी बना सकते हैं या बाकी के और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक जनरल रिएक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिनॉल की प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो बेसिकली यहां से COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा और COOH ग्रुप को यहां से हटाना है, तभी इस रिएक्शन को बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक जनरल रिएक्शन में बता देता हूं, जैसे मान लो कि RCOOH है, सोडा लाइम NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, और इसको हीट करना होता है।
तो किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे RH एल्केन मिल सकता है और इसी रिएक्शन का यूटिलाइजेशन फिनॉल को बनाने में भी करेंगे। तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये बेस H+ को रिमूव करेगा तो ये सॉल्ट बन गया। इसको आपने हीट किया है, हीट नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब हीट करोगे तो बेसिकली क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करके देख लेते हैं। ये जो O- है ये बेसिकली कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो CO2 गैस यहां से रिमूव होने वाला है और ये कार्बन और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन बेसिकली R पे चले जाएंगे। तो इंटरमीडिएट यहां से क्या मिला है, कार्बोनाइन R- और CO2 गैस यहां से रिलीज हो गया। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से कार्बन एटम कम हो जाएगा और वो कार्बन एटम बेसिकली किसका है, COH ग्रुप का। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। सोडा लाइम जो आपने यहाँ पे लिया है ये बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ही एक तरीके से। तो R- यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करने के बाद ये क्या बन गया, RH। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में बहुत ही इजी रिएक्शन है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि इंटरमीडिएट यहाँ क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट है, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आ सकता है कि कौन से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का जो रिएक्शन रेट है वो हाईएस्ट होगा। तो रिएक्शन रेट अगर आपको हाईएस्ट करना है या रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन करना है तो बेसिकली इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहां पर इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट हम बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन is directly proportional to stability of intermediate। और इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनाइन। कार्बोनाइन को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन डीस्टेबलाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस तरीके से रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का जो ऑर्डर है वो भी हम बता सकते हैं। और फाइनली प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। जो भी अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से ये COH ग्रुप हटाना है और यहां पे बेसिकली आपको क्या अटैच करना है, H एटम। तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, RH। RH क्या हो सकता है, एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन में भी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन काम आता है। अब 6 जो हमें प्रिपेयर करना था यहाँ पे फिनॉल, उसकी 6 रिएक्शन हम देख लेते हैं और उसमें सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन को हम यूज करने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बेसिकली OH तो प्रेजेंट होना चाहिए और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, COH। इसी को हटाना है। रिएक्शन किससे करना है, सोडा लाइम से, NOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट आपको करना है। वाटर प्रेजेंट होता ही है, एक्वस लिख दिया उसको। तो फाइनली सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के बाद इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा। और इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन वाटर में से एसिडिक प्रोटोन ये रिमूव करेगा तो यहां बेसिकली H आ गया। OH पहले से यहां प्रेजेंट था तो फिनॉल बना दिया। टोटल 6 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया फिनॉल के प्रिपरेशन का। ऐसा करते हैं कि एनिसोल के प्रिपरेशन के लिए भी एक रिएक्शन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एनिसोल बेसिकली क्या है, ईथर। और ईथर की प्रिपरेशन के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे कोई नया रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। और क्या बोल सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। और क्या कॉमन नेम हो सकता है, फिनाइल मिथाइल ईथर। तो एम पहले आता है तो मिथाइल फिनाइल ईथर इसको लिखना पड़ेगा। कोई भी इसका कॉमन नेम आप प्रेफर कर सकते हो। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में रिएक्टेंट अपने पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। और इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, बेस से, इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्कोहल आपने बना दिया, किसकी प्रेजेंस होती है, बेस की। और उसके बाद सेकंड रिएक्शन किससे करना होता है, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे कौन हो सकता है, मिथाइल हैलाइड हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये बेस यहां से एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा तो फिनॉल किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। नॉर्मल SN2 रिएक्शन होता है और SN2 रिएक्शन होने के बाद फाइनली आपको क्या मिल गया, एनिसोल। तो टोटल 7 रिएक्शंस आपने क्या प्रिपेयर कर लिया, फिनॉल प्रिपेयर कर लिया और एनिसोल प्रिपेयर कर लिया। अब फिनॉल की रिएक्शंस हमें यहाँ पर स्टडी करनी है और रिएक्शंस एग्जैक्टली वही होंगी जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में देखा था। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे कॉमन रिएक्शंस क्या होती है,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टोटल 15 to 16 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है और इन सारी रिएक्शंस में एक दो रिएक्शंस ही डिफरेंट होगी और बाकी सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगी। तो बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो फिनोल है ही सही, रिएजेंट से हमें क्या बताना होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैच करना है। OH ग्रुप कैसा होता है, प्लस एम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेसिकली, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो रिएजेंट से जो भी इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा उसको OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अटैच करना है और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। 15 या 16 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो पहला रिएक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसी चैप्टर में चले जाते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रेशन पढ़ा था, हेलोजिनेशन पढ़ा था, सल्फोनेशन पढ़ा था और फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो वहीं से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3। यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2+, यहां पे अटैक करेगा तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। डाइल्यूट HNO3 है तो यहां से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी, तो बेसिकली यहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि OH का प्लस एम है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है तो पॉली सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट भी हमें मिल सकते हैं। फिलहाल डाइल्यूट HNO3 के केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे आप इसे अटैच कर दो प्रोडक्ट यहां पे मिलेंगे। यूजुअली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला, क्योंकि यहां पे ये जो ग्रुप्स है इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है। स्टेरिक रिपल्शन जितना कम होगा बेसिकली वही प्रोडक्ट मेजर होगा। तो स्टेरिक रिपल्शन कम कब हो सकता है, जब ये ग्रुप पैरा पे प्रेजेंट हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। रीजन आपको पता ही चल रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बना देते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इससे आप पिक्रिक एसिड को भी प्रिपेयर करते हो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2+। इस बार पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। एवरी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल बी ऑक्यूपाइड बाई NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये प्रोडक्ट क्या मिल गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिटिक एसिड दैट मींस COO से भी ज्यादा होता है। और वो किस तरीके से ज्यादा होता है उसका एक्सप्लेनेशन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में भी देखा था। बाकी आप खुद बना सकते हो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना लो। दोनों कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करोगे तो जिस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वही एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। थर्ड रिएक्शन हेलोजिनेशन पे आ जाते हैं। तो हेलोजिनेशन में आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, हेलोजन प्लस। अब हेलोजन प्लस हमें कहां से मिल सकता है, Br2 in CS2। CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br2 मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन बहुत कम होगा। दैट मींस Br+ और Br- इन दोनों की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत कम होगी। Br- से तो हमें मतलब नहीं है, Br+ से मतलब है, क्योंकि ये फिनॉल है और फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो Br+ यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट भी यहां पे मिलते हैं और वो नेक्स्ट रिएक्शन है। लेकिन उसके लिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर की प्रेजेंस में Br2 का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे बेसिकली Br+ इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब ये यहाँ पे 3 टाइम अटैक कर सकता है। ऑर्थो पैरा पे अटैक करना है क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है और ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। Br2 वाटर के साथ ये रिएक्शन देता है और इस रिएक्शन में बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन भी आता है। तो इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी यूज किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या आता है, जो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है वो बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट PPT। तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शंस आ रही है जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था। 5 पे क्या आ सकता है, सल्फोनेशन कर लेते हैं। सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम की प्रेजेंस भी हो सकती है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, OH के रेस्पेक्ट में
पैरा पे SO3H लगाया जा सकता है और OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे भी SO3H लगाया जा सकता है। यहां से इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिलता है SO3, लेकिन फाइनली बेंजीन रिंग पे कौन सब्स्टिट्यूट होता है SO3H, और यही पॉइंट हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी लर्न किया था। टोटल 5 रिएक्शंस आपने स्टडी कर लिया है। अब और क्या हो सकता है यहाँ पे, सल्फोनेशन देख लिया, हैलोजिनेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन के रिएजेंट क्या है और आपको चेक करना है कि फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं या नहीं। ये फिनॉल है, फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएजेंट अपने पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ElCl3। तो ये एनहाइड्रस ElCl3 बेसिकली क्या है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो RCl में क्लोरीन माइनस लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसको उठा के ये भाग जाता है, तो क्या बनता है AlCl4 माइनस, और ये अल्काइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ये अल्काइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैच करेगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अल्काइलेटेड बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली और कौन होता है, RCOCl असाइलेशन में एनहाइड्रस ElCl3 लिविंग ग्रुप Cl माइनस को खाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है लुईस एसिड, और AlCl3 लुईस एसिड ही है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, असाइल कैटायन। अब ये असाइल कैटायन को बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है या फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है, ये फिनॉल में पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस फिनॉल में नहीं होती हैं, नो रिएक्शन। ये आपको बता रखा है कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों केसेस में फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर ही सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही सकता है। फिर भी फिनॉल और एनिलीन दोनों के केस में फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन नहीं होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, ये जो फिनॉल है ये खुद ही AlCl3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो यहीं से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अब इसके बाद आप देख लीजिए यहां पे कि डायरेक्टली अटैच्ड जो ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर तो फिर फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। 6 रिएक्शन आपने क्या देखा, फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, और क्या पता चला कि फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस फिनॉल में और एनिलीन दोनों में नहीं होती है। तो किस तरीके से इस रिएक्शन को पॉसिबल करवाया जा सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7th रिएक्शन जो OH का प्लस M है, इस प्लस M को लोअर करना पड़ेगा ताकि फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल हो पाए। तो बताइए OH के प्लस M को कम कैसे किया जा सकता है, OH को किस में कन्वर्ट कर दो, OCS3 में। OR का जो प्लस M है ये बेसिकली कम होता है, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाएगा। और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में नहीं होता है। या फिर इस OH को किस में कन्वर्ट कर दो, OCOCS3 असाइल ग्रुप यहां पे अटैच कर दो ताकि ऑक्सीजन का लॉन पेयर इंटरनल रेजोनेंस में बिजी हो और बेंजीन की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम जाए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये कम भेजेगा तो बेसिकली वीकली एक्टिवेटिंग आ जाएगा, सॉरी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो जाएगा, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। और इन दोनों केसेस में फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो आपको बेसिकली OH को OCS3 में या OCOCS3 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे किया जा सकता है, OCS3 मतलब आपको क्या बनाना है, एनिसोल। तो एनिसोल का प्रिपरेशन अभी हमने देखा ही है ना, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करनी है फर्स्ट, और सेकंड में क्या करना है, CH3X, क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये OH माइनस यहाँ से H+ रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OCS3 में। और अब आपको जो भी फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करना है वो कर लो। जैसे मान लो कि CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
तो ये AlCl3 यहां से Cl माइनस को रिमूव कर लेगा, AlCl4 माइनस CS3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये CS3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, या CS3 लगा दिया। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और क्या आ गई, ये तो OCS3 बेंजीन पे लगा हुआ है और उसके लिए आपने फिरल-क्राफ्ट रिएक्शन किया है, तो प्रोडक्ट जो आपको मिला है वो डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट में बेसिकली यहां पे क्या होना चाहिए था, OH, लेकिन अगर OH प्रेजेंट होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती। तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रोडक्ट का आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों में से एक ईथर मैंने चूज कर लिया, लेट अस से कि पैरा वाला, और अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली आपको फिनॉल मिल जाएगा और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे CS3 अटैच्ड है, तो CS3 लाने के लिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि फिनॉल में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता नहीं है, तो फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनिसॉल में। फिर उसके बाद ये CS3 यहाँ पे आ गया और फाइनली एनिसॉल को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनॉल में। किस तरीके से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। सेकेंड रिएक्शन क्या है इसी में, ये तो फर्स्ट था एक तरीके से, एसिटाइलेशन कर दो। तो एसिटाइलेशन करने के लिए C डबल बॉन्ड लगाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, SN2TH रिएक्शन। यहां क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लीविंग ग्रुप। ये बेसिकली कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं इसको, एसिड डेरिवेटिव। तो क्या बन गया, OCOCS3 प्लस लीविंग ग्रुप माइनस, या लीविंग ग्रुप माइनस यहां से एसिडिक प्रोटॉन को वापस से रिमूव कर लेगा, प्रोटॉन लॉस के बाद ये इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में OCOCS3 मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब यहां पे जितना भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपने किया, ऐसा करते इस बार असाइलेशन कर देते हैं। तो असाइलेशन के लिए क्या लगेगा, कोई भी लीविंग ग्रुप यहां पे अटैच होना चाहिए, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो सकता है। लेट अस से कि एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव आपने ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 यहां से लीविंग ग्रुप को रिमूव कर लेता है। ये लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड है वो। तो ये क्या मिलेगा, असाइल कैटाइन। इस असाइल कैटाइन को इसके रेस्पेक्ट में कहां पे लगाओगे, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे लगाएंगे अगर तो बेसिकली दो बल्की ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, CO CS3 OCOCS3। फाइनली आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करने से वापस अल्कोहल दैट मींस फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये फिनॉल आ गया, C डबल बॉन्ड O CS3। तो फिनॉल में एसाइलेशन अगर करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले फिनॉल को आप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज करो, जैसे कि OCS3 में चेंज कर सकते हो या OCOCS3 में चेंज कर सकते हो। उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करो या फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल 7 रिएक्शन अभी तक हमने स्टडी कर लिया और इसके बाद जो भी रिएक्शन है अगेन वापस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड होगा, लेकिन अब रिएक्शंस थोड़ा सा स्पेसिफिक होने वाली है। अभी हमें क्या करना है, रीमर टिमन रिएक्शन पढ़नी है, 8th रीमर टिमन रिएक्शन। अब इसमें भी क्या हो सकता है, फॉर्माइलेशन कर सकते हैं। तो फॉर्माइलेशन बेसिकली क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप, ये जो एल्डिहाइड होता है CHO, इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। ये फॉर्माइल ग्रुप फिनॉल पे अटैच करना है, या और क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फिनॉल पे अटैच करना है और रिएक्शन कौन सी फॉलो करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर बेसिकली रिएजेंट क्या होगा और इसका मैकेनिज्म क्या होने वाला है। तो पहले फॉर्माइलेशन को आप देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है फिनॉल, रिएजेंट अपने पास क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट करना होता है थोड़ा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस हम कर लेते हैं। तो ये जो रिएजेंट है इससे आपको क्या क्रिएट करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही अटैक कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। CH-Cl3 ये जो क्लोरोफॉर्म है, तो यहां पर ये बेसिकली थोड़ा बहुत एसिडिक प्रोटॉन होता है, क्योंकि CCl3 ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। जितना ज्यादा माइनस आई होगा, ये प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो सकती है। तो बेस के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। यहां पर पहली बार ऐसा इंटरमीडिएट बनने वाला है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो CCl3 माइनस बन गया। अगेन ये जो लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। क्लोरीन यहां से लीव कर गया तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1-1 एलिमिनेशन। एक ही कार्बन आइटम से हाइड्रोजन आइटम भी लीव किया और Cl लीविंग ग्रुप भी यहां से लीव कर रहा है। तो फाइनली क्या बनेगा, CCl2 एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल बेसिकली खाली है। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन में इस तरीके से आप मत देख लेना कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल ही है। कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट आप देख लीजिए, 2 बॉन्ड पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक लॉन पेयर आप मान सकते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। बाकी तो सिंपल है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। OH के रेस्पेक्ट में कहां पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है OH। लेकिन फिर भी हम कंप्लीट मैकेनिज्म इसका देख रहे हैं। ये जो बेस है, बेस यहां से भी तो एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा ना। एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है और ज्यादा आएगा। यहाँ पे तो न्यूट्रल ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगा। O- का जो प्लस M होता है वो OH से तो ज्यादा ही होगा। बताइए कहां पे इंक्रीज करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऐसा करता हूं, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट हमें करना होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल अपने पास कौन है, CCl2 कार्बन। ये इधर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आपने अटैच कर दिया CCl2। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के 3 बॉन्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है। अगली स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैच करते हैं वहां से H+ को रिमूव करना होता है। अब ये H+ रिमूव अगर यहाँ पे करेंगे, इस सिस्टम में बहुत बेसिक सिस्टम है, तो बेस तो प्रेजेंट है ही सही। H+ यहां से रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये O- हो गया, या पाई बॉन्ड आ गया CCl2-। अगेन फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, तो सब जगह क्या लग जाएगा, H+, HCl2। अगेन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक मीडियम है यहाँ पे, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH- न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH- यहाँ पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 रिएक्शन होगा नॉर्मली 2 टाइम्स। तो इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और 2 OH इस पर्टिकुलर कार्बन पे अनस्टेबल होंगे, तो वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड CHO में। तो काफी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कंप्लीट मैकेनिज्म को फॉलो ना करें और सिंपली भी अगर इसको फॉलो करें तो भी हम आंसर एक ही स्टेप में भी बना सकते हैं। केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिएजेंट है इनसे इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, उस इलेक्ट्रोफाइल को फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पे अटैच करो तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल ही जाएगा। जैसे इसको एक स्टेप में अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, ये CHCl3NaOH हीट और हाइड्रोलाइसिस। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन। कहां अटैच करना है इलेक्ट्रोफाइल को, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो डायरेक्ट आपने अटैच किया, कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोडक्ट है वो हमने बहुत बार बना भी रखे हैं। ऑर्थो पे अटैच किया तो ये हो गया CCl2 नेगेटिव। सिमिलरली पैरा पे अटैच किया तो ये आ गया CCl2 नेगेटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा। और बेसिक मीडियम है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो लीविंग ग्रुप हट जाएगा। बेसिक मीडियम में OH- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 टाइम्स यहाँ पे OH आएगा, वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये फाइनल आंसर इसी तरीके से आ गया, बहुत इजीली आ गया। अब बताइए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगेन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑर्थो वाला। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और ये जो पैरा फॉर्माइलेशन का प्रोडक्ट है ये माइनर है।
तो ये फॉर्माइलेशन की रिएक्शन बहुत इजी थी। यहाँ पे रिएजेंट बेसिकली क्या था, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिल गए। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर-टिमन फॉर्माइलेशन। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन रीमर-टिमर कार्बोक्सिलेशन में भी होना है। यहाँ बेसिकली COOH ग्रुप होना चाहिए। अब COOH ग्रुप किस तरीके से आ सकता है और यहाँ पे रिएजेंट क्या पॉसिबल हो सकता है, तो COOH बनाने के लिए कार्बन पे 3 OH प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसी से मुझे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे रिएजेंट आपको क्या रखना पड़ेगा, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट करो और हाइड्रोलिसिस तो करना ही है। तो बेस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉक्साइड आयन में। ये OH माइनस ने H प्लस रिमूव कर लिया, फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है, ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक है तो किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। कार्बन पे कितने क्लोरीन लगे हुए, 4। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव बेसिकली इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव कर सकता है। CCl3। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन लॉस होता है। तो जो भी बेस यहाँ पे प्रेजेंट है OH माइनस, ये H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है वापस से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगेन ये फिनॉक्साइड बन गया। इधर पाई बॉन्ड इस तरीके से दिखा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। CCl3 हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। प्रोटॉन लॉस हुआ था यहाँ पे सेकंड स्टेप में। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है और वहां से H प्लस को रिमूव करना है। अगेन बेसिक हाइड्रोलिसिस किया है, बेस यहाँ पे प्रेजेंट है ही सही, वाटर प्रेजेंट होगा ही सही, तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो जाएगा, लिविंग ग्रुप चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, एक OH यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये क्या मिल गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या नाम होता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का एक एप्लीकेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है, इससे एस्पिरिन का प्रिपरेशन किया जाता है। एस्पिरिन एक बेसिकली केमिकल है जो एज अ एनाल्जेसिक यूज होता है इसका। तो यहां पर भी बहुत सिंपल रिएक्शन था। कार्बन पे बेसिकली 3 OH हमें लाने थे, तो रिएजेंट आपने CHCl3 क्लोरोफॉर्म चूज नहीं किया, रिएजेंट क्या चूज किया यहाँ पे, CCl4। और CCl4 में से बेसिकली जब ये अटैच होगा तो CCl3 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हुआ, फाइनली बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो फाइनली ये COOH यहाँ पे आ गया। इस पर्टिकुलर एसिड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अगेन ये CCl3 इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी अटैच हो सकता था, तो एक आइसोमर यहाँ पे और हमें मिलता, पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये माइनर क्वांटिटी में होता है और ये मेजर क्वांटिटी में होता है। अभी फिनॉल का जितना भी रिएक्शन हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर बेसिकली ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर मिल रहा है बहुत सारे केसेस में, तो ये सैलिसिलिक एसिड भी हमने बना लिया। फिनॉल के लिए अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने डिस्कस की है, इन सभी रिएक्शन में एक ही मैकेनिज्म फॉलो करना था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी सेट ऑफ रिएजेंट हमें दे रखे हैं, इन सेट ऑफ रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है और इस इलेक्ट्रोफाइल को OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे सब्स्टिट्यूट करना है। आगे भी और रिएक्शंस हैं और ये सारी रिएक्शंस में अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलेशन ही होता है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, फिनॉल से COOH ग्रुप अटैच करना है, लेकिन इस बार COOH ग्रुप अटैच करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रिएजेंट होंगे। यहां पर COOH अटैच किया था तो CCl4 की रिक्वायरमेंट थी, अब यहां पर बेसिकली CO2 का रिक्वायरमेंट है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। CO2 बेसिक मीडियम है और फाइनली हाइड्रोलिसिस करना ही है। तो बेसिक मीडियम बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो फिनॉल को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लिया। अब
इसके ऑर्थो या पैरा लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रोफाइल CO2 अटैच करना है, और आपको पता ही है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता ही है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली। तो कहां पे अटैच करेंगे? ये यहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको वैसे भी लग रहा है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ना करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बनाओ तब भी ठीक है, लेकिन यहां से बेसिकली रेजोनेंस से ये दिखाना चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसी लोकेशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने CO2 इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, तो ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो लोकेशन पे अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रोटॉन लॉस। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया है, बेस वहां से प्रोटॉन लॉस कर देता है, तो कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बेंजीन रिंग में अगेन एरोमेटिसिटी आ जाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं होता है। तो ये क्या बन गया? O माइनस, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड O माइनस। फर्दर हाइड्रोलिसिस हमने किया तो OH में कन्वर्ट हो गया, और ये C डबल H में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें और क्या मिल सकता था, और उसके लिए मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। CO2 इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैच होता, तो पैरा से भी एसिड हमें मिल सकता है, ऑर्थो से भी एसिड मिल सकता है। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। रीजन क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ये मेजर है और इधर माइनर है। क्या नाम है इस एसिड का? बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है ये, यहां पे बना देता हूं वापस से, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का जो यूज है वो प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन में किया जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, इनमें बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। यहां पे और कोई भी रिएक्शन शो कर सकता है क्या फिनॉल? बताइए कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा? तो फिनॉल में ऑक्सीजन के पास क्या है? लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हो गया ये एक तरीके से। तो यहां पे अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कहीं पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होगा फिनॉल। फिनॉल यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कोई और होगा, और उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिनॉल एज अ रिएजेंट, एज अ अटैकिंग स्पीशीज बिहेव कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फाइनली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और इसी रिएक्शन का यूटिलाइजेशन करके एस्पिरिन का प्रिपरेशन हमें करना है। एस्पिरिन बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड चाहिए, और सैलिसिलिक एसिड में बेसिकली दो ग्रुप अटैच है, OH और C डबल H। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड बना दिया। रिएजेंट अब यहां पे किससे करते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड और लिविंग ग्रुप, मतलब कि एसिड डेरिवेटिव से। अब एसिड डेरिवेटिव में अपने पास कौन हो सकता है? एसिडिक एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एसिडिक एनहाइड्राइड। और फाइनली हाइड्रोलिसिस करना होता है प्रोडक्ट के लिए, थोड़ा हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा? ये OH। C डबल H अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम के लॉन पेयर है, ये बेसिकली रेजोनेंस में बिजी है यहाँ, और ये रेजोनेंस में किसके साथ बिजी है? ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस तो इनका भी हो रहा है, लेकिन ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ पर इतना अच्छा क्वालिटी रेजोनेंस नहीं है। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो यही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ने यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? C डबल H OCO CH3 प्लस CH3 C डबल O माइनस। अगली स्टेप में क्या होगा? यहां से प्रोटॉन लॉस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल H एसिटिक एसिड प्लस इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्पिरिन। और क्या बोल सकते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड से बना है, और फाइनली आपको क्या मिल रहा है? एस्टर मिल रहा है, तो सैलिसिलेट इसको बोल सकते हैं, एस्पिरिन।
ये एक और रिएक्शन देख लिया, और इस रिएक्शन में फिनोल का बेसिकली रोल क्या था एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। एसिड डेरिवेटिव में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, SN2TH रिएक्शन। तो यहाँ तक टोटल 9 और 10 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे आ जाता है। तो अगेन और क्या रिएक्शंस हो सकती है यहाँ पे, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। जो स्विच होता है इलेक्ट्रिकल स्विच, ये बेसिकली किससे बना होता है, बेकेलाइट से, और बेकेलाइट का फॉर्मेशन करने के लिए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन की जरूरत हमें पड़ती है। यहां से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट को बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं बेकेलाइट की फॉर्मेशन में। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, फिनोल, रिएजेंट यहां पे कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडिक मीडियम होता है, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे। तो बेसिकली यहां से क्या क्रिएट करना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा, ये H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा तो ये यहां पे चिपक गया। अब बताइए इलेक्ट्रोफिलिक साइट यहां पे कौन सी है, कार्बन एटम, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बेसिकली इधर पोलराइज्ड होंगे, तो इसकी चाहे तो हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और उसी स्ट्रक्चर से फाइनली ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैच करना है। तो बेंजीन रिंग पे हम कहां पे अटैच कर सकते हैं, OH का प्लसन लगता है तो ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और वैसे भी हमें पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच कर दो तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच करना है ऑर्थो पे या पैरा पे, और इन दोनों को यूज करके फाइनली हम क्या बना सकते हैं, बेकेलाइट। और वो रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। वो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिएजेंट है ये बार बार रिएक्ट करते रहेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट में ये मॉलिक्यूल्स की जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा होगी। 11th और 12th, 11th क्वेश्चन मैं बना देता हूं, 12th क्वेश्चन आप बनाना, और एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होगा इसी तरीके से। एक रिएजेंट आपने देखा है, इंडिकेटर बेसिकली आयनिक में फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को हम कहां यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में। जब एसिड और बेस का कंप्लीट टाइट्रेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन मिक्सचर में एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तब जाके हमें पता चलता है कि एसिड और बेस का कंप्लीट टाइट्रेशन हो गया है। तो एक इंडिकेटर अपने पास क्या होता है, फिनोफ्थलीन होता है। अब फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है ये बेसिकली आप समझ जाओगे। फिनोफ्थलीन के बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड अपने पास क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बेसिकली मच्छर मारने में पहले काम आता था, अब नहीं आता है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आप देखना और फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन भी देखना, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। इसका मैकेनिज्म आप डिराइव करोगे, फिनोफ्थलीन मैं बता देता हूं। यहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या होता है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में 2 COOH के ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे तो COOH में से बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो फाइनली आपको क्या मिलता है, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड यहां पे मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है फिनोल की प्रिपरेशन में। रिएक्शन किससे करते हैं, फिनोफ्थलीन हो गया, रिएक्शन करते हैं फिनोल से और एसिडिक मीडियम होता है। अब देखना यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइम होने वाला है। उसके बाद ही फाइनली फिनोफ्थलीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया अपने पास, इसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेसिकली एसिडिक मीडियम और फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम और थैलिक एनहाइड्राइड को मिला के इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हमें करना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये फिनोल हो गया, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, H+ कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, लॉन पेयर गैप और पाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली C डबल बॉन्डों पे ज्यादा, ये इधर अटैक करेगा।
एक लॉन पेयर अभी भी यहां पे है। अब अगेन वापस से वही बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी है जहां पर ये बेंजीन अटैक कर सकता है, या कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट से ये बेंजीन पे अटैच होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो वापस से वही है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑक्सीजन एटम की तरफ पोलराइज्ड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम चाहे तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इजीली हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा है। कार्बन पे अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, पैरा पे। ऑर्थो से तो यहाँ पे अटैक बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टाइप होगा, क्योंकि ये ग्रुप की जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में और OH ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होगा। तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे अटैच कर दिया। अब इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे, सीधा आपने बस ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है। ऐसा करते इसको थोड़ा उल्टा बताना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये फिनॉल था। तो फिनॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पे अटैच कर दिया, तो फाइनली यहां पे अटैच हो गया। वन टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, फर्स्ट ARSE रिएक्शन। अब सेकंड आप देखिए, अगेन एसिडिक मीडियम का प्रेजेंस तो यहाँ पे है ही सही, और हीट आप मिक्सचर को कर ही रहे हो। तो वापस से ये जो H+ है ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच होगा, फाइनली यहां से लीविंग ग्रुप OH2+ लीव कर जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। ये H+ यहां पे अटैक किया, C डबल बॉन्ड O CH OH2+ में कन्वर्ट हो गया। ये फिनॉल है। सेकंड मॉलिक्यूल आपको एक और यूज करना है। अच्छा, यहां पे क्या था, कोई हाइड्रोजन नहीं है, फिनॉल है। वन टाइम फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है, सेकेंड टाइम होना बाकी है। ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अगेन फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो 2 टाइम या सेकेंड टाइम यहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा है, इसी प्रोडक्ट को हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बोलते हैं। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल की ये जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपने इस तरीके से क्रिएट किया था। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोफाइल कैसा क्रिएट हुआ, इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। एक तरीके से C डबल बॉन्ड O टाइप ग्रुप था। एसिडिक मीडियम अगर रखेंगे तो ऑक्सीजन एटम पे ये जो लॉन पेयर है, ये H+ एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे। एक लॉन पेयर अभी भी यहां पे होगा। अगेन इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये कार्बन होता है, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन एटम की तरफ पोलराइज्ड होते हैं। तो इसको यहीं से हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, और यहीं से जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना है बेंजीन रिंग पे, वो बना दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैच हो गया, बेंजीन रिंग पे। अब अगेन क्या होगा कि यहाँ पे OH प्रेजेंट है। अल्कोहल से भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में OH जो प्रेजेंट होता है, इसको OH2+ में कन्वर्ट करो, OH2+ यहाँ से लीव करेगा, तो फाइनली कार्बोकेटाइल इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो ये H+ यहाँ पे अटैक किया। ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी अटैच था, कार्बन पे R और R पहले अटैच था। ये OH2+ बना, OH2+ यहाँ से लीव करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हुआ, और इस इलेक्ट्रोफाइल को फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अटैच कर दो, तो फाइनली आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। और यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या होंगे और प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, इसी तरीके से मैकेनिज्म डिराइव करना है। रिएजेंट होता है क्लोरल। क्लोरल किसको बोलते हैं, ट्राइक्लोरोइथेनॉल्डिहाइड। CCl3CHO को हम बोलते हैं क्लोरल। एसिडिक मीडियम आपको मेंटेन करना है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होता है, क्लोरोबेंजीन। वही 2 टाइम ARSE रिएक्शन होगा। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बना देता हूं। ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है क्लोरोबेंजीन, इसकी पैरा लोकेशन पे ये अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहां से 2 टाइम बनेंगे, तो बेसिकली ऑक्सीजन एटम यहां से लीव कर जाएगा फाइनली।
तो CHCl3। अब इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेम तो ये इसका है नहीं, कॉमन नेम है DDT। तो किस तरीके से आएगा, डाइफिनाइल, या डाइफिनाइल। फिर क्या आ गया, डाइफिनाइल डाइक्लोरो, डाइक्लोरो भी है। फिर क्या आ गया, ट्राइक्लोरो, CCl3, ये ट्राइक्लोरो। और उसके बाद आता है इथेन। तो कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्मल एक तरीके से एल्केन का स्ट्रक्चर है उस जगह पे। तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। फिनॉल के लिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है यह सिंपली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। यहाँ कोई मैकेनिज्म हमें फॉलो नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सिंपली आपको ये देखना है कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है या फिनॉल का रिडक्शन कौन कर सकता है, और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे। तो रिडक्शन में बेसिकली हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन का जो चैप्टर है उसमें भी आपको समझाया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो हाइड्रोजनेशन है वो बहुत इजीली नहीं होता है। इनफैक्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल प्रेशर पे एरोमेटिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी हाइड्रोजनेशन करना चाहो तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस तो है ही सही, साथ में इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। 3 पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे तो 6 हाइड्रोजन एटम अटैच करना होगा। 6 हाइड्रोजन एटम कहाँ से मिल सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 से। और फाइनली ये रिडक्शन के प्रोडक्ट आपको मिल गए। तो रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन ऑल या साइक्लोहेक्सेनॉल बोल दो। ऑक्सीडेशन भी हम यहां पर देख सकते हैं। एक रिएक्शन आप और देखिए, और ये रिएक्शन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम यहाँ पे Zn से करवाए तो Zn बेसिकली क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन होना ही चाहता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना ही चाहता है, और Zn यहां से क्या बना लेगा, ZnO। तो ये फाइनली आपको क्या मिल गया, बेंजीन। बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है तो एक स्पेसिफिक रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, Na2Cr2O7। फाइनली आप हाइड्रोलिसिस करो, हीट करो, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 1,4 डाइऑन, और कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं फिनॉल के ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइस रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिनॉल नहीं है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे फिनाइल एसिटेट। तो फिनाइल एसिटेट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एस्टर है, कितने कार्बन का एस्टर है, 2 कार्बन का, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटेट, या और क्या बोल सकते हैं, इथेनोइट। और एस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ ये जो अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या है, फिनाइल। तो उसका कंप्लीट नेम क्या होगा, फिनाइल एसिटेट। ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है हम किस तरीके से बना सकते हैं, फिनॉल से बना सकते हैं। फिनॉल में बेसिकली ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और एसिड डेरिवेटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक किया एसिटिल क्लोराइड में, ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, फिनाइल एसिटेट। यहाँ पे H+ प्रेजेंट है, फाइनली यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा, तो फिनाइल एसिटेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या फिनाइल एसिटेट प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब फिनाइल एसिटेट में फ्राइस रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ElCl3, और एनहाइड्रस ElCl3 की प्रेजेंस में फिनाइल एसिटेट को हम हीट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है फ्राइस रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आप खुद इसे गैस कर सकते हो। एनहाइड्रस ElCl3, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एप्लीकेशन आने वाला है। एनहाइड्रस ElCl3 क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो लिविंग ग्रुप है एस्टर में, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होगी, तो ElCl3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो क्या बनेगा यहाँ से, असाइल कैटाइन, इलेक्ट्रोफाइल बना दिया आपने, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन था एक तरीके से। ElCl3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन एटम का सेकंड बॉन्ड वापस से बन जाएगा, ElCl3 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लॉन पेयर अटैच इसके ऊपर, तो ये प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, असाइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। इस असाइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे अटैच कर दो, पैरा पे अटैच कर दो, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और ये प्रोडक्ट बेसिकली कैसे होंगे, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट।
अगेन AlCl3 यहाँ से हटा दो, O के ऊपर वापस से माइनस आ जाएगा और जिस पैरा पोजीशन पे ये अटैच होगा उस पैरा पोजीशन से H+ एटम लीव करेगा, वो H+ एटम वापस से ऑक्सीजन के माइनस के ऊपर अटैच हो गया, तो ये बेसिकली फिनॉल टाइप बन गया और फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे असाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है? फिनाइल एसीटेट। रिएक्शन किससे करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 से। और रिएक्शन करने के बाद इस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना होता है, तो फाइनली आपको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अल्टीमेटली ना तो कोई ग्रुप ऐड हुआ है ना ही कोई ग्रुप रिमूव हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? रीअरेंजमेंट। जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट थे वो बेसिकली रीअरेंज होके ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे चले गए। यहाँ पर फिनॉल की हमने सारी रिएक्शंस खत्म कर ली, फिनॉल की सभी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ फिनॉल। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए फिनॉल के टेस्ट हमें पता होना चाहिए। तो फिनॉल के बेसिकली 3 टेस्ट है। पहला टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? एसिड और बेस के लिए। तो फिनॉल में आपको पता है कि एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एसिड क्या कर सकता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर सकता है। तो ब्लू लिटमस पे फिनॉल का अगर एक्वस सॉल्यूशन इंसर्ट किया जाए तो ये ब्लू लिटमस बेसिकली कलर चेंज करके रेड लिटमस हो जाएगा। एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन अगर इसका प्रिपेयर करेंगे तो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से ज्यादा होती है, तो ये H+ डोनेट करेगा तो वाटर को H+ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन। फिनॉल एसिड है इसीलिए ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर सकता है। सेकंड टेस्ट क्या है? FeCl3 टेस्ट। फेरिक क्लोराइड के साथ इसका टेस्ट हम करेंगे तो फाइनली यहाँ पे कुछ सर्टेन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और कोई ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। तो फिनॉल है, FeCl3 क्या है? लुईस एसिड है, Fe3+ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और फाइनली कोई कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ आप देख लीजिए Fe3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है और ये एज ए लिगेंड बिहेव करेगा तो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, 6 टाइम्स मोनोडेंटेड है ये, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 मैंने यूज कर लिया। Fe3+ मेंटेन करना, इसके ऊपर -1 है तो 3 माइनस लगा दिया। फिनॉल की जो रिएक्शन है ये अगर FeCl3 के साथ हम करते हैं तो सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है, सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो गया और रिएक्शन में फिनॉल ही प्रेजेंट था? उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली वायलेट कलर का होता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो? इस रिएक्शन मिक्सचर का रिएक्शन किससे करवा सकते हैं? FeCl3 से। और FeCl3 से रिएक्शन करवाने के बाद अगर वायलेट कलर आता है इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में फिनॉल प्रेजेंट था। तो ये दोनों टेस्ट तो बहुत इजी है। नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन भी स्टडी कर सकते हैं। रिएक्शन बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट से करवाते हैं और वो सेट ऑफ रिएजेंट क्या है? HNO2 नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। इस प्रोडक्ट का कलर क्या होता है? रेड। इस प्रोडक्ट का कलर क्या होता है? रेड। और फिर इसमें अगर बेसिक मीडियम से इसकी रिएक्शन करवाए गए तो ये जो रेड कलर है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में फिनॉल किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और फाइनली रिएक्शन मिक्सचर का प्रोडक्ट हमें मिलता है ब्लू। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है? इसमें टोटोमेरिज्म का भी एप्लीकेशन है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एप्लीकेशन है। रिएक्शन बहुत इजीली आप कर सकते हो। ये हो गया फिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड होता है। तो बेसिकली नाइट्रस एसिड से हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? NO+। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। जब NH2 को गुड लिविंग ग्रुप N2+ में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रिएक्शन किससे करवाता है? HNO2 से। और HNO2 से इलेक्ट्रोफाइल ये अटैकिंग स्पीशीज हमें क्या मिलता है? NO+। ये अटैकिंग स्पीशीज है बेसिकली। तो ये OH के लिए कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। पैरा से प्रोडक्ट मेजर आएगा, ये पैरा पे अटैक किया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वापस से होना है
और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या मिलेगा, इसके लिए थोड़ा टॉटोमेरिज्म हमें देखना पड़ेगा। टॉटोमेरिज्म किस तरीके से कि ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ है, फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। और अब यहाँ पे भी देखना कि N डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजो के केस में भी टॉटोमेरिज्म तो पॉसिबल होता ही है। टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होने के लिए बेसिकली एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B, और इसके आगे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में इस पर्टिकुलर फॉर्म का हम क्या बना सकते हैं, इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। और इनॉल फॉर्म अगर बना सकते हैं मतलब कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो नाइट्रोसो भी बेसिकली इसी पर्टिकुलर जनरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को मैच करता है, और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका भी टॉटोमेरिज्म करके फाइनली इसकी इनॉल फॉर्म में बना सकता हूँ। इसको एक तरीके से आप कीटो फॉर्म ट्रीट कर सकते हो। बाकी इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसो। बताइए किस तरीके से बनता है। बेसिक मीडियम में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक प्रोटॉन होता है। एसिडिक प्रोटॉन को आप रिमूव करो, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करवाओ, रेजोनेंस करवा के इस नेगेटिव चार्ज को किसी और एटम पे ले जाओ। किसी और एटम पे ले गए तो ये O के ऊपर माइनस आ गया, वापस से एसिडिक प्रोटॉन को अटैच कर दो तो ये हाइड्रोजन एटम अल्फा पोजीशन पे किसी और एटम पे चला गया, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन सा होता है, ये टोटोमर। तो बेसिकली एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, सिस्टम कुछ ऐसा होगा तभी जाके टोटोमेरिक फॉर्म हम बना सकते हैं। तो यहां पर भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। आप गिन लीजिए, इस NO को मैं सही से बना देता हूं। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एसिडिक प्रोटॉन या अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे ही प्रेजेंट होगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आगे भी प्रेजेंट हो सकता है। केवल शर्त क्या होती है कि जहां से भी आप एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर रहे हो वहां पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पाई गैप पाई गैप पाई गैप, और इसके ऊपर ये एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, किसी भी मीडियम में आप इसका जो इनॉल फॉर्म है या जो टॉटोमेरिक फॉर्म है वो बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, बेसिक मीडियम में बनाना बहुत इजी होता है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि OH माइनस यहाँ से H+ रिमूव कर लेगा। अब ये नेगेटिव को रेजोनेंस करते हुए आप कहाँ पहुंचाओ, लास्ट फाइनल ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म है वो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड N O-, वापस से एसिडिक प्रोटॉन इंसर्ट कर दो। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, और इसी को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये जो दूसरा टॉटोमेरिक फॉर्म बना है ना, इसी टॉटोमेरिक फॉर्म से हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। मैंने बोला था कि वापस से एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए इस नाइट्रोसो का टॉटोमेरिक फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम अपने पास है और फिनॉल की कोई कमी नहीं है, ऐसे बोल देते कि फिनॉल एक्सिस में है। तो बताइए एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये H+ ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर पे अटैच होगा। लोन पेयर पे अटैच होने के बाद क्या बनेगा, गुड लीविंग ग्रुप OH2+। OH2+ जब यहां से लीव करेगा तो फाइनली आपको फिर इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या है, N+। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, फिनॉल। फिनॉल के पैरा पे इसको अटैक करवा दो तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या है, फिनॉल है। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये बेसिकली रेड कलर का होता है। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोफिनॉल। अब इंडोफिनॉल में आप देख लीजिए एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन अगर बेस से करवाएंगे तो बेस यहां से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, और फाइनली यहां से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। प्रोडक्ट बनाना अब तो बहुत इजी है, बस इंडोफिनॉल बनाना था। ये फिनॉक्साइड आयन टाइप से यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है। तो फाइनली लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट का जो रिएक्शन है वो भी हमने देख लिया। और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हम किस तरीके से समझ सकते हैं, वापस से देखना। फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। तो यहां से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिलता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल का कलर क्या होता है, रेड। अब इसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे, तो एसिड बेस में तो रिएक्शन होगा, और एसिड बेस में रिएक्शन होने के बाद ये जो पर्टिकुलर आयन यहाँ पे मिलता है, इस आयन का कैसा कलर होता है, ब्लू। और ये कंप्लीट लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है।
तो आज के लेक्चर में फिनॉल के लिए हमने सारी रिएक्शन स्टडी कर ली। सबसे पहले तो ये देखा कि फिनॉल की प्रिपरेशन किस तरीके से हो सकती है, उसके बाद फिनॉल की रिएक्शंस हमने स्टडी करी है। फिनॉल की रिएक्शंस ऑलमोस्ट 15 to 16 थी और सारी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एप्लीकेशन था। इसके बाद लास्ट में टेस्ट ऑफ फिनॉल आपने देख लिया और टेस्ट ऑफ फिनॉल में कितनी रिएक्शन है, टोटल 3।